हुआ। देखो अनुवांशिकी की बात करते हैं अपन, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, ठीक है। अब जो अनुवांशिकता होती है वो क्या कहलाती है, अपने सीधे सीधे बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण, ठीक है। लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे, लेकिन ये अपनी दो भागों में बटी होती है, दो चीजों से मिलकर अपनी बनी होती है। एक होती है वंशागति और एक होती है विविधता। एक वंशागति और एक विविधता। इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ठीक है। दो चीजों से मिलकर अपनी पूरी विविधता अपनी बनी होती है। वंशागति सीधे सीधे वंश अपने समझ में आ रही है। वंशागति मतलब एक पीढ़ी से मुख्य रूप से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, क्या कहलाता है, वंशागति। और विविधता मतलब क्या है कि विविध 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 प्रकार का बोलते हैं अपन, अलग अलग प्रकार के। मान लो पिता है, उस पिता के लक्षण पूरे बच्चे में नहीं जाते, ना ही पूरे माता के लक्षण। कुछ लक्षण है जो अपना पूरा का पूरा अपना चेंज होके जाते हैं, ठीक है, कुछ ही पहुंचते। मतलब यहाँ से अगर ये माता है और यहाँ पर ये पिता है, ठीक है, अगर निषेचन होगा तो जो तीसरा जो भ्रूण बनेगा, जो दूसरी पीढ़ी बनेगी, उसमें पूरे के पूरे ना तो पिता के लक्षण जाएंगे, ना ही पूरे के पूरे माता के लक्षण, कुछ ही लक्षण है जो उसमें जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा परिवर्तित होकर ही उसमें पहुंचेगा। नया जो पीढ़ी का निर्माण होगा किससे होगा, बिल्कुल परिवर्तित होकर विविध प्रकार का ही प्राणी अपना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, ठीक है, जो परिवर्तन होगा उसे बोलेंगे अपन क्या, विविधता। कि जो तीसरी पीढ़ी जो, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है, लेकिन पूरे लक्षणों का नहीं जाना मुख्य रूप से पूर्ण रूप से क्या रहता है, परिवर्तित ही रहता है। ना तो माता का रूप रहता पूरा, ना पिता का रूप रहता, बिल्कुल एक अलग प्राणी बनता। मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर नया पीढ़ी अपनी प्राप्त होती। एक परिवर्तन होता है, एक उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन और परिवर्तन में फर्क होता है। उत्परिवर्तन वो होता है जो एकदम से आते हैं, एकदम से परिवर्तन। केराबोली सी बोलते शायद, है ना, केनाबोलिक बोलते, केनाबोलिक, ठीक है। जैसे मूवी देखी होगा आपने एक साउथ की नहीं, हॉलीवुड की देखी होगा, ठीक है। हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी जिसमें वो जो इंसान रहते हैं वो इंसानों को ही खाते हैं, ठीक है। अगर एक इंसान को उसने खा लिया तो वो भी उनके समान हो जाता है, फिर वो भी दूसरे को खाने दौड़ता है, ठीक है। हाँ, तो वो एकदम से जो परिवर्तन होता है, एकदम से अपन मानव शरीर की जिंदगी चल रही है, ऑटोमेटिक कुछ परिवर्तन हुए, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, अपने उत्परिवर्तन कहलाता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर ही आते हैं अपने अनुवांशिकता से, उसे बोलते हैं अपन विविधता, ठीक है। और विविधता और वंशागति दोनों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, वंशागति कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि जो अनुवांशिकता जो शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने की थी, बेटसन ने। बेटसन, सैन वाटसन नहीं है ना, बेटसन ने, ठीक है। और इस अनुवांशिकी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, मेंडल को। जनक मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया था कि वही मटर के पौधों पर परीक्षण किया था, है ना। और पहले इन्हें अनुवांशिकता विविधता बता दी थी कि एक पौधे में अगर आपस में संकर कराया जाता है तो विविध विविध प्रकार के लक्षण इनमें प्राप्त होते हैं, कुछ सेम और कुछ विविध प्रकार के। तो इसलिए अपन मेंडल को बोलते हैं, जिनने क्या किया था, मटर के पौधे में प्रशिक्षण किया था। पाइजम सेटिवम जो मटर का पौधा था अपना, उसका जो वैज्ञानिक नाम है पाइजम सेटिवम बोलते हैं, हाँ, मटर का पौधा, उद्यान मटर, पाइजम सेटिवम, पाइजम सेट, हाँ, सेटाइवम। देखो
अब यहाँ से अपन ने देख लिया, जिसके बाद ये भी देख लिया कि क्या होती है वंशागति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, और मुख्य रूप से क्या करना, पूरे के पूरे एक समान न प्राप्त होना, परिवर्तित होकर दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है, मतलब वो विविधता कहलाती है। ठीक है, विविध प्रकार के। अब यहाँ पे बात करें कि आधुनिक आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? मॉर्गन, सॉरी बेटसन है ना, बेटसन, बेटसन। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बेटसन, बेटसन। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक ये मॉर्गन है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन। मानव आनुवंशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी के जनक गेरोड। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन, और मानव आनुवंशिकी के जनक अपने कौन से होते हैं? गेरोड होते हैं। ठीक है, इतना हुआ। बड़ा आगे। बड़े देखो, आनुवंशिकी के जनक मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन, ठीक है, और प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन, और मानव आनुवंशिकी के जनक गेरोड। ठीक है, और आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। ठीक है, अब देखो कि इससे संबंधित कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द दिए थे अपने मेंडल जी ने, आगे थोड़ा जरूरत पड़ेगी लेकिन देख लेते हैं। मेन कारक, सबसे पहले जो शब्द दिया था कारक, फैक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, कारक, कारक इनने क्या बताया था कि मेंडल जी ने बताया था कि कुछ रसायन है ना, नाम नहीं पता था उनको, कुछ रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे, जिसके कारण लक्षणों का स्थानांतरण होता है, उन्हें क्या बोल दिया था? कारक। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? कारक। ये इन्हें बोल दिया था। इनकी मेंडल की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कारक को संक्षिप्त रूप में नहीं दर्शा पाए थे कि कारक होता क्या है आखिरकार। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ही एक साइंटिस्ट था जोहानसन, बताया था जोहानसन ने इन कारकों को क्या नाम दे दिया? जीन। कि वो जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं और उन्हीं के कारण क्या होता है? लक्षणों का स्थानांतरण होता है। लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये इनको पता था कि कोई कारक तो है, कोई रासायन है, लेकिन उसका नाम नहीं पता था कि आखिरकार कौन सा कारक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? जोहानसन ने उसको नाम दे दिया जीन, जब जाके उनका व्यवस्थित हुआ था। तो कुछ रासायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ठीक है, आए समझ में? एक होता है युग्म विकल्पी, एलील। एक होता है अपना एलील। ठीक है, एलील क्या होते हैं कि एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन को एलील कहा जाता है। एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन को क्या कहा जाता है? एलील। देखो, मान लो नर की बात करें तो XX या फिर अपना क्या मिलेगा? XY। ठीक है,
अब ये क्या है, एक जोड़ी जीन है, एक जोड़ी जीन है, दो मिला मतलब एक जोड़ी जीन है। तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले, क्योंकि लक्षण को कौन निर्धारित करेंगे, यही निर्धारित कर, या तो ये निर्धारित करेगा ये निर्धारित करेगा। तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन होते हैं, उन जीन को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी या एलील। मतलब ये जीन है, इसे क्या कहते हैं, एलील, और ये क्या कहते हैं अपना एलील। ठीक है, यही लक्षणों का निर्धारण अपना करते हैं। ठीक है, तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। आई समझ में। फिर होगा समयुग्मक, और एक होता है विषम समयुग्मक, होमोजाइगस, हेटेरो। ठीक है, अब समयुग्मक कौन से होंगे देखो। ठीक है, समयुग्मक, समयुग्मक तो युग्मक निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन अगर समान होते हैं तो उसे समयुग्मक बोलते हैं। ठीक है, मतलब युग्मनज निर्माण होगा। युग्मनज निर्माण कौन सा, कि मान लो कि ये तो अपना क्या हो गया, नर के मान, ये तो मादा के मान ले। ठीक है, और ये अपना नर, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अभी युग्मनज नहीं बना, लेकिन युग्मनज निर्माण कब बनेगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी बनेगा युग्मनज, क्योंकि ये अपना निषेचन के दौरान ही युग्मनज आपस में बनते हैं। तो युग्मनज निर्माण के समय, ठीक है, युग्मनज निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाला, लक्षण को कौन निर्धारित करेगा, ये युग्मनज निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं अगर वो समान होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, समयुग्मक। समान होते हैं तो क्या कहा जाता है, समयुग्मक। तो एक जोड़ी युग्मक निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जोड़ी जीन को क्या कहते, समान होते हैं, सॉरी, एक तो युग्मक निर्माण, तो युग्मनज, युग्मनज निर्माण के समय क्या निर्धारित करेंगे, लक्षण, और वो लक्षण को निर्धारित करने वाले कौन होंगे, जीन। अगर वो क्या होते हैं, समान होते हैं, तो अपना कौन सा युग्मक कहलाएगा, समयुग्मक। तो युग्मनज निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन अगर समान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मक। एक से मतलब समान। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई होगा तो विषम प्रकार का। ठीक है, तो युग्मनज निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन एक समान होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, समयुग्मक। अगर यहीं पे बोल दूं कि युग्मनज निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन अगर असमान होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, विषम युग्मक। आया समझ में, नहीं आया? तो युग्मनज निर्माण के समय लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन अगर समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक, और जो युग्मनज निर्माण के समय जो लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन अगर असमान होंगे तो विषम युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मेन जो युग्मक अगर समान है तो समयुग्मी और असमान है तो विषम युग्मी। अगर एक से एक, क्योंकि अपन पौधे भी पढ़ेंगे तो टी पढ़ेंगे, ये समान है, या फिर स्मॉल टी रहेगा तो ये भी क्या है, समान है, तो ये क्या हो गया, समयुग्मक। फिर जिसके बाद यहाँ पर बोल दूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, विषम, तो ये कौन सा हो गया, विषम युग्मक, और जो समान है वो समयुग्मक। ठीक है, आए समझ में। एक होता है लक्षण प्रारूप, एक होता है जीन प्रारूप। इसे बोलते हैं फिनोटाइप, इसे बोलते हैं जीनोटाइप। एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। अब देखो लक्षण प्रारूप क्या होता है अपना, लक्षण प्रारूप मतलब जो मुख्य रूप से अपने को दिखाई दे, सामने से मतलब दिखाई दे अपने सीधा कि मान लो मैं हूँ, पिता है, माता जी है, मेरे जो लक्षण है कि क्या मम्मी से मिल रहा है, क्या पिता से मिल रहा है, जो लक्षण मुझे सेम मतलब ऊपर से दिखाई दे रहा है वो अपने कौन से रहेंगे, लक्षण
प्रारूप। और जो जीन है, जिन जीनों से मेरी उत्पत्ति हुई, उन जीन के जो लक्षण है, जो जीन प्रारूप आपस में मिलेंगे, उन्हें बोलेंगे अपन जीनो प्रारूप। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से आगे अपना प्राप्त होगा कि ये वाला दिख रहा अपना, ये मिलेगा, एक ये मिल गया, क्योंकि इसमें अपना नर और मादा में तो कम जोड़े बनते हैं, लेकिन पुष्प में जब मटर का पौधा अपन देखेंगे, एक संकर क्रॉस, दो संकर क्रॉस, तब उसमें समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि ये है, ऐसा मैंने लिख दिया, या ये लिख दिया मैंने ऐसा, तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप है, जो जीन के टाइप है, क्योंकि ये जीन है, एक जोड़ी जीन है, ये भी एक जोड़ी जीन है, ये भी एक जोड़ी जीन है, तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से देखूं, क्योंकि ये अपना क्या देखता है कि प्रभावी लक्षण देखेंगे आगे, तो ये जीनोटाइप क्या होता है कि जो अपना जीन है, उन्हें जीन को देखकर बताएंगे, जो जीन होते हैं, और लक्षण प्रारूप होते हैं जो अपने आमने सामने देखकर बता सकते हैं। ठीक है, जो उत्पत्ति होती है पौधे की, उन पौधे की उत्पत्ति के बाद अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूछता है, रेशियो पूछता है, रेशियो प्रथम पीढ़ी में कितने प्राप्त होते हैं, दूसरी पीढ़ी में क्या रेशियो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इतना हुआ। बस शब्दावली, कारक किसे कहते हैं, एलील किसे कहते हैं, संयुग्मक किसे कहते हैं, और विषमयुग्मक किसे कहते हैं, हुआ। देखो बड़े आगे, फिनोटाइप, जीनोटाइप, देखो कि जो आमने सामने दिखाई दे, जो लक्षण, मतलब जैसे पौधा बड़ा हुआ, पौधे बड़ा होने के बाद उसमें दिखाई दे रहे लक्षण के मटर के जो पौधे हैं वो बड़ा है पौधा। ठीक है, जिसके बाद जो फली का निर्माण हुआ वो भी अपने क्या है कि गोल, जो बीज है, बीज भी अपने गोल है, गोल और झुर्रीदार होते हैं अपने, तो गोल है, तो वो लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो किस टाइप के, जो जीनोटाइप हुआ उसमें के एक तो बोना पौधा का लक्षण मिला, मान लो एक टी मिला और एक स्मॉल टी बना, तो ये उसका क्या है कि जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। लेकिन इसमें क्या करेगा कि अगर पौधे की बात करूं तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा पौधा, पौधा कैसा होगा, लंबा, ना कि बोना पौधा। ये कैसा पौधा होगा, लंबा पौधा होगा। क्यों, क्योंकि देखेंगे इसमें कि एक प्रभाविता का नियम दिया था मेंडल ने, कि जो प्रथम पीढ़ी में अगर एक संकर क्रॉस कराया जाता है तो उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते। क्यों, क्योंकि प्रभावी लक्षण क्या करते हैं, अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं, इस कारण। ठीक है, ज़्यादा अंदर का हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ऊपर का देखेंगे। ठीक है, बस सीधा सीधा एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस होता है और एक होता है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस, देखो एक संकर क्रॉस क्या होता है कि इसमें एक ही लक्षण की वंशागति को देखा जाता है। जिस प्रकार के परीक्षण में एक ही प्रकार के लक्षण की वंशागति को देखा जाता है वो एक संकर क्रॉस, और जिसमें दो प्रकार की, एक या एक से अधिक प्रकार के लक्षणों की वंशागति को देखा जाता है तो वो द्विसंकर क्रॉस। बस ओनली एक प्रकार के, हाँ, मोनोहाइब्रिड है। ठीक है, तो ये एक संकर क्रॉस में देखे अपन कि एक ही लक्षणों की वंशागति को देखता है और इसमें एक से अधिक, तो यहां पर लिख देता हूं एक लक्षण की, ठीक है, वंशागति। एक लक्षण की वंशागति कैसे, कि जैसे कि पौधे की लंबाई के आधार पर, एक लक्षण है पौधे की लंबाई, या तो वो पौधा बोना होगा या फिर क्या होगा, है ना, बोना होगा या फिर अपना लंबा होगा। तो ये अपने लंबाई के आधार पर। फिर यह देख ले कि बीज के आधार पर, बीज के आकार के आधार पर, है ना, बीज का आकार या तो गोल होगा या कैसा होगा, झुर्रीदार, तो वो दो लक्षण हो गए। लेकिन यहाँ पर या तो बीज का आकार देख लें अपन या पौधे की लंबाई। तो देखो लंबाई के आधार पर यहाँ पर एक परीक्षण करते हैं अपन कि मैंने दो प्रकार के पौधे ले लिए, एक कौन सा, कैपिटल टी, और एक ले लिया अपना स्मॉल टी, और जब दोनों के बीच में क्या करवा दिया मैंने, क्रॉस करवा दिया। कैसा, एक संकर। ये कैसा पौधा अपना, ये लंबा पौधा है, और ये कैसा है, बोना पौधा। ठीक है, अब लंबा पौधा और बोना पौधा। अब यहां से क्या करता हूं मैं कि अगर इनमें से, ये तो मेन अपना क्या है कि जो युग्मक है वो युग्मक है। अब युग्मक में यहां से बनाऊंगा मैंने एक महत्वपूर्ण युग्मक। ठीक है, या तो इसमें से एक टी निकलेगा, है ना, या फिर इसमें से एक टी क्यों निकाला मैं, दो टी निकालना था मेरे को, निकालना दो टी था। लेकिन अगर मैं यहां से क्या करता कि दोनों के अलग अलग युग्मक बना देता, दोनों के अलग अलग युग्मक बना दिया,
ये इससे मिलेगा तो भी वही उत्पत्ति होगी, ये इससे मिलेगा तो भी एक ही प्राप्त तो ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में एक ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं दो को ना लेकर कितने को ले लूँ, एक को ही ले लेता हूँ। ठीक है, दो को ना लेकर मैं एक को ले लेता हूँ। यहां से ले लिया अपन ने कैपिटल टी और यहां से ले लिया अपन ने क्या, स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया अपने युग्मक निर्माण, और युग्मक के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का। और यहाँ पर युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होगा तो दोनों आपस में मिले तो कैसा बना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब ये इसका जीनोटाइप है, ये क्या हो गया, जीनोटाइप, मतलब एक ही प्रकार का जीनोटाइप हुआ, लेकिन प्रथम पीढ़ी में जीनोटाइप को अपन नहीं दर्शा सकते, फिनोटाइप दर्शा सकते हैं अपन, क्योंकि ये लक्षण दिखाई देता। अब देखो इस पौधे को मैं कैसा बोल दूं, लंबा बोलूं या बोना, लंबा बोलेंगे। लंबा इसलिए बोलेंगे कि मेंडल जी ने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी अपने को, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण, कि जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा है, क्योंकि ये वाला कौन सा अपना प्रभावी मतलब विकसित है ना, और यह क्या हो गया, अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रभावी लक्षण वाला पौधा अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के लक्षणों को क्या करता है, दबा देता है। इस कारण प्रथम जो पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, उस F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर दूसरी पीढ़ी दिखे जाए और यहाँ पर क्या क्या है, जो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त होता है, प्रथम पीढ़ी में ये प्राप्त हुआ, इसी के समान एक और पौधे का क्रॉस करा दे, क्योंकि समान एक ही प्रजाति में क्रॉस होता है, दूसरी प्रजाति में नहीं, तो इसी प्रकार की प्रजाति से मैं क्या करा देता हूँ, इसका क्रॉस करा देता हूँ। जब क्रॉस करा देता हूँ और इनका क्या निकालता हूँ यहाँ पर युग्मक निर्माण, तो इसका क्या बनेगा, अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर युग्मक निर्माण बना। अब यहाँ पे जो निर्माण होगा वो अलग अलग होगा। अगर ये इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर ये इससे मिलेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर यहाँ पे ये वाला इससे मिलता है तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर ये इससे मिलता है तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये लक्षण दिखाई देंगे, या इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी निकालते हैं। ये क्या करते हैं कि चलो ये तो छोटी थी इसलिए तो अपन ने ऐसे ग्राफ बना दिए, लेकिन आगे जाकर दो वंशागति को देखेंगे तो बहुत बड़ी होगी। अभी देखो इसमें विविधता के लक्षण दिखे, प्रथम पीढ़ी में कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में देखो आप, बोना पौधा प्राप्त हो गया, जबकि प्राप्त किससे किया, इसी प्रकार के पौधे से। लेकिन एक बोना प्राप्त हो गया और तीन अपने को क्या प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। आई समझ में, नहीं आया? अब देखो नहीं आया समझ में ना, तो ये तो आया था यहां तक। एक संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, ठीक है, एक संकर क्रॉस, और जब इनका संकर कराया तो यहाँ पर देखो युग्मक बने, तो यहाँ पर सिंगल युग्मक बने और सिंगल युग्मक से ये बना। जब इसी प्रकार के से अपन ने दूसरी पीढ़ी में, अभी जो ये प्राप्त हुआ मेरे को क्या प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी होती है, उसमें क्या प्राप्त हुआ मेरे को, विविधता के लक्षण दिखाई दी। कैसे, अब देखो यहाँ से मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप बता सकता हूँ, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखो अब यहाँ पे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप समझ में आएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन देखते हैं फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। देखो फिनोटाइप क्या होता है, जो दिखाई देता है अपने को। यहाँ पर देखो ये क्या है, लंबा, लंबा पौधा है तो लंबा, एक पौधा अपने को क्या प्राप्त हो, लंबा। ये वाला कैसा है, ये भी लंबा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखा था प्रभावी वाले अप्रभावी के लक्षण को दबा देता है, और ये वाला लंबा। मतलब कितने पौधे अपने को लंबे प्राप्त हुए और बोने एक। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक संकर क्रॉस में जो द्वितीय परीक्षण रहता है उसमें जो फिनोटाइप का जो रेशो रहता है क्या रहता है, 3:1। ठीक है, अब देखो यहीं का ये फिनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप सॉरी, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में जीन देखेंगे कि लंबा लंबा वाला देखते हैं सबसे पहले। लंबा, लंबा वाला कितना है,
लंबा वाला कितना, एक ही है ना, जिसमें कैपिटल कैपिटल दिख रहा है, जीन प्रारूप देख रहे हैं अपन, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 2, और स्मॉल टी 1। तो इसमें जो रेशियो प्राप्त होगा वो रेशियो क्या प्राप्त होगा अपने को, ये जो देखने पर अपने अलग अलग प्रकार के दिखाई दे वो जीनोटाइप है, और जो लक्षण जो निर्धारित करे वो अपना फिनोटाइप। आए समझ में? क्योंकि देखो कैपिटल टी वाला एक प्रकार का है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है अपने, और स्मॉल टी 1 है। ये तो अपन ने एक संकर क्रॉस कराया, जब द्विसंकर क्रॉस कराएंगे उसमें बनेगा 9:3:3:1, बहुत लंबा बनेगा उसमें, ठीक है ना। और जीनोटाइप, ये जीनोटाइप बना, फिनोटाइप तो बहुत लंबा जीनोटाइप बहुत लंबा बन जाएगा, फिनोटाइप बनाए तो, ठीक है। तो ये देखो, ये था अपना प्रथम संकर। तो इसमें बस ये देखना है कि जब मेंडल ने अपना क्रॉस कराया तो उसने देखा कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए, लेकिन द्वितीयक पीढ़ी में उसे कुछ परिवर्तन होकर एक नए पौधे का निर्माण उसे मिला, कौन सा, बोना प्रकार का, ठीक है। लेकिन प्रथम पीढ़ी में कोई लक्षण ऐसे दिखाई नहीं दिए प्रभावी लक्षण। तो ये होता मेंडल की कौन सा, एक संकर क्रॉस। याद रखना आपको, एक तो रेशियो याद रख लेना ये वाला। क्वेश्चन के जब मेंडल ने अपना परीक्षण करवाया था तो उस परीक्षण के दौरान जब प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई थी तो उसमें कैसे लक्षण दिखाई दिए, ये मेंडल के प्रथम F1 पीढ़ी में कैसे लक्षण दिए है ना, और दूसरी पीढ़ी में कैसे। तो F1 पीढ़ी में ओनली प्रभावी लक्षण, और F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों, क्योंकि यह कैसा लक्षण है, अप्रभावी, और ये तीनों कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण। तो F2 पीढ़ी में अपने प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण अपने को दिखाई दिए। एक तो यही कि प्रथम पीढ़ी में कैसे लक्षण प्राप्त होते हैं तो प्रभावी, और दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षण प्राप्त होते हैं अपने तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों। और एक संकर क्रॉस क्या होता है, एक संकर क्रॉस क्या होता है, जब एक ही लक्षण की वंशागति को देखा जाए तो वो एक संकर क्रॉस होता है, ठीक है। और द्विसंकर क्रॉस नहीं देखेंगे, पूरा बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो ये मैंने ग्राफ यहाँ से बनाया ना, ये सीधे एक सारणी के द्वारा बनता है जो बहुत सरल होती है अपनी। देखो वो भी बता देता हूँ, बाद में कभी जरूरत पड़े आप लोगों को। ये हाँ, ये लंबा, और जो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला 2 है जीन अपने, 2 जीनोटाइप है, एक ये और ये, इसलिए, और एक अपना बोना वाला, ये इसका है। देखो इसको जमा के भी कर सकते हैं अपन, जमा के कैसे, जैसे कि जो प्रथम जनक है, ये प्रथम जनक है और ये द्वितीयक। तो प्रथम जनक के मैं क्या करूंगा, ऐसे करके इसको ऐसे जमा दूंगा, यहां से लाइन खींच दी मैंने, ऐसे लाइन खींच दी। फिर जो दूसरे जनक के मैं कहां रखूंगा, ऊपर। प्रथम जनक के ऐसे रख दिए और द्वितीय जनक के ऐसे। अब इसका गुना इसमें करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, इसका गुना इसमें करूंगा तो कैपिटल टी, इसका गुना इसमें करूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गुना इसमें करूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये का ये प्राप्त हुआ, एक कैपिटल टी ये कैपिटल टी, 2 स्मॉल टी, सॉरी 2, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी तो 2 वाला है तो 2 ये और ये। तो ये सारणी कब जरूरत होती है कि जब अपन द्विसंकर क्रॉस करते हैं, बहुत लंबा निकलता है, इस कारण। यहाँ तो कर दिया मैंने छोटे से में इधर से इधर, लेकिन उस बड़े में नहीं कर सकते, इस कारण ये सारणी की खोज हुई थी, है ना, ठीक है, रेशियो वाला। तो जो जीनोटाइप है, अब देखो यहाँ पर जो फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप है, लक्षण कैसे दे रहा है, एक पौधा कैसा है अपना, लंबा, ये वाला कैसा है, लंबा, और ये वाला भी कैसा है, लंबा, ठीक है। तो 3 पौधे अपने को कैसे प्राप्त हुए, लंबे, और एक पौधा कैसा प्राप्त हुआ, बोना, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया अपने 3 लंबे और 1 बोने, इसलिए रेशियो क्या बना दिया अपने 3:1। जीनोटाइप में जीन के जो टाइप है, जो जीन प्राप्त हुआ उसमें कैसा प्राप्त हुआ, एक कैपिटल टी कैपिटल प्राप्त हुआ, ये लिख दिया। फिर एक बोना और अपने कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, कितने, 2, तो वो 2 लिख दिए, और एक अपने लिख दिया बोना। मतलब जो रेशियो बनाने की प्रोग्रेस आप चलाओगे तो कहाँ से चलाओगे कि सबसे पहले जो प्रभावी लक्षण रहेंगे वो प्रभावी लक्षण, फिर प्रभावी के साथ जो अप्रभावी वो, फिर अप्रभावी के साथ जो प्रभावी है वो, ठीक है ना। ऐसे करके रेशियो बनाना, सबसे पहले प्रभावी लक्षण, फिर प्रभावी के साथ अप्रभावी का,
है ना, और फिर अप्रभावी रेशियो। अगर दोनों ही कैपिटल है ना, तो दोनों लंबे, और दोनों कैपिटल है तो बोन है, और अगर कैपिटल और स्मॉल है तो फिर भी लंबा। क्यों? क्योंकि प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण अपने दब जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो द्विसंकर क्रॉस है, उस द्विसंकर क्रॉस में अपने को कुछ नहीं देखना, बस ये कि जब द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है तो उसमें प्रथम पीढ़ी में अपना क्या दिखाई देता है कि प्रथम पीढ़ी में तो ऐसे कैसे प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे, लेकिन जो द्वितीयक पीढ़ी में उसमें भी अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के उसमें जीनोटाइप बनते हैं। लेकिन द्वितीय संकर क्रॉस क्या होता है कि जिसमें एक से अधिक लक्षणों की वंशागति को देखा जाता है। अगर एक लक्षण की वंशागति को देखेंगे तो एक संकर, और एक से अधिक लक्षणों की वंशागति को देखेंगे तो द्विसंकर। ठीक है, अगर वो भी देखेंगे तो और सब यही तो ऊपर से जा रहा है आप लोगों के, वो और ऊपर से चला जाएगा, है ना, वो तो आएगा भी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? हटा दे इसको। अब देखो मानव में देख लेते हैं, मानव में जो आनुवांशिकता देखते हैं, ठीक है, मादा और नर। अब जो इसके 44 गुणसूत्र और इसके जो 44 गुणसूत्र, दोनों कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। 44 गुणसूत्र कैसे रहते हैं? सेम। और मादा के x और x, ये कौन सा जोड़ा है? ये पे इधर अपने x और y, ये अपना लक्षण निर्धारित करते हैं। जो 22 जोड़े इसके सेम और 22 जोड़े इसके सेम, जो सेम होते हैं उसे बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है, नर जननांग में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मादा में भी कितने होते हैं? 46। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। उन 46 में से 44 जो गुणसूत्र है नर और मादा के कैसे रहते हैं? समान। ठीक है, लास्ट का जो गुणसूत्र होते हैं, लास्ट का जोड़ा होता है 23वां जोड़ा, वही जोड़ा होता है जो क्या करता है? अपना लक्षण निर्धारित करते हैं, आनुवांशिकता निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये इससे अपना गुणसूत्र बनेगा, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। तो यहाँ पे प्राप्त होगा अपने को 22, या तो 22 प्लस x ऐसे प्राप्त होगा, या फिर दूसरा बनेगा तो 22 प्लस x प्राप्त होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। दोनों में x से x, मादा में अपना दो नहीं एक ही प्रकार का बनता है, या तो क्योंकि रहेगा दोनों x, इसमें भी अपना जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 प्लस x और एक बनेगा 22 प्लस y। ठीक है, ऐसे करके अपना निर्माण होता है। कैसा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी आधी अपनी हो जाती है। अब देखो कि ये तो अपना समान, ये इसका समान, ये इसका समान, ये समान। अब जो लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करेगा? 23वें जोड़े पर। हाँ, XX मादा में XX रहते हैं, Y नहीं रहता है, इधर नर में रहता अपना, ठीक है, XY। अब देखो कि यहाँ पर जो संतान उत्पत्ति होगी, 22वां जोड़ा तो अपना सेम रहता है, लिंग निर्धारण किस पे करेगा? इन पर। तो यहाँ से अगर मिलेगा ये वाला X नर के X से, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, नर का मादा का X और नर का X सब जब आपस में मिलता है, ठीक है, तो X से X आपस में मिला, तो जब X से X मिलता है, जब किसका जन्म होता है? पुत्री का। किसका जन्म होता है? पुत्री का। फिर वापिस से इस X का, ये वाला X से इस X का जो परीक्षण होगा वो किससे मिलेगा? Y से मिलेगा। तो किसका जन्म होगा? X और Y, किसका जन्म होगा? पुत्र का। ठीक है, फिर यहां से अपन चले कि ये वाला X, अगर ये वाला X इस X से मिलता है तो भी क्या रहेगा? पुत्री। और ये वाला X है, सॉरी Y है, जब इस X वाले से मिलता है तो किसका जन्म होगा? X और Y, मतलब किसका जन्म होगा? पुत्र का। तो ये ऐसी संभावना, ये 4 कंडीशन बन सकती है,
चार क्या बनेगी कंडीशन? दो ही होती है अपनी, है ना, दो ही कंडीशन मुख्य रूप से, पुत्र या पुत्री। लेकिन जो लिंग का निर्धारण है, मेन लिंग का निर्धारण है, वो किस पर आश्रित होता है? नर पर। ठीक है, मेन किस पर निर्भर होता है? नर पर। पुत्र होगा या पुत्री होगी, किस पर निर्भर करती है? नर पर। क्यों? क्योंकि मादा के दोनों ही जो जीन होते हैं वो कैसे रहते हैं? समान रहते हैं, एक्स एक्स ही रहता है। अगर नर का एक्स मिला तो पुत्री और मादा का वाई मिला तो पुत्र। किस पर निर्भर करता है? अपना नर पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नर जनांग पर अपना निर्भर करता है। तो ये अपने जेनेटिक लक्षण ऐसे अपना पोषते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, पुत्र पुत्री का निर्माण, इसको भी अपन ग्राफ के हिसाब से बना सकते हैं, जैसा मैंने ग्राफ बताया था। इसको देखो x और x, और यहाँ पे रख दे या तो x और या y, तो x x और x y, x x और x y, ऐसे भी अपन प्राप्त कर सकते, क्योंकि इसका गुणा इसमें किया तो x x, इसका गुणा इसमें किया तो x y, इसका गुणा इसमें किया तो x x, इसका गुणा इसमें किया तो x y, ऐसे भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि ये वाला अपने को करना ना पड़े इधर से इधर तीर खींच के। ठीक है, किस किस को ऊपर से जा रहा है? पहले पता चल जाता था, अभी लेकिन इस पर क्या है कि बैन कर दिया गया। पहले पता चल जाता, पहले जो सोनोग्राफी वगैरह होती ना उसमें बता देते थे डॉक्टर, तो फिर अबॉर्शन करवा दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि ये बिल्कुल कानून के विरोध में। हाँ हाँ, पूछो किसका? उसमें बेटा जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। गुणसूत्र जो 46 रहते हैं ना, जो 46 की जगह ना एक गुणसूत्र और बढ़ के कितना हो जाता है? 47। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि x और y तो है, लेकिन एक और जो गुणसूत्र बनता है वो कैन से बढ़ जाता है? या तो x वाला बढ़ जाता है अपना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों प्रकार के लक्षण, क्योंकि एक तो पुरुष वाले लक्षण उसमें हो जाते हैं और महिला वाले भी, दोनों, इस कारण तो जो 47 गुणसूत्र उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, हो गया।